नमस्कार, हमारी खास पेशकश दो टूक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान सईद अंसारी। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शशि मैम। आप बहुत बिजी थे। यस इसीलिए नहीं आ पाए। नहीं, माफ़ी डॉक्टर शशि मैम, बस। थैंक यू सो मच। तो आपको पता चल गया होगा मैंने आपको थैंक यू क्यों कहा है जी। आप मुझे बस ये बताइए कि जितना बवाल अभी कटा हुआ है पहले फेज के इलेक्शन के बाद, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले तो उस पर आप क्या सोचते हैं? व्हाट इज़ योर असेसमेंट? हम बार बार कहते हैं दोस्तों, आपसे एक बार जो जीता वही सिकंदर। नहीं, वो तो है, लेकिन एक बात और कहते हैं कि ये पॉलिटिशियंस हैं, इन पर भरोसा मत कीजिए। ये आपसे और हमसे कई गुना तेज हैं, इंटेलिजेंट हैं। हम ये भी कहते हैं इनकी विद्वता को भी, इनका जो काम है, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे वो असेंबली की हो, चाहे वो लोकसभा की हो, ये लोग वहाँ की नब्स, लोगों की नब्स को जानते हैं, गली मोहल्ले नुक्कड़ को जानते हैं, समस्याओं को जानते हैं, पहचानते हैं। समस्याओं का हल बेशक न करें, लेकिन जानते हैं, सब करते हैं बहुत अच्छी तरह से, और राजनीति को, जोड़ तोड़ को आपसे और हमसे कई गुना बेहतर जानते हैं। तभी लाखों लाख लोग, आप और हम भी, इनके पीछे होते हैं, इन्हें अपना वोट देते हैं, इन्हें अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। तो ये जानते हैं कि कैसे मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहिए। अब कहाँ है बेरोजगारी, अब कहाँ है महंगाई, अब कहाँ है बिजली पानी सड़क, अब कहाँ है डेवलपमेंट विकास, अब कहाँ है ये सारी चीजें। नहीं तो मंगलसूत्र पे बात हो रही है, संपत्ति के बंटवारे पे बात हो रही है, संपत्ति के बंटवारे की बात हो रही है। क्या मतलब है? कौन मंगलसूत्र लूट लेगा? क्या मतलब है? कौन आपकी संपत्ति हमसे छीन लेगा? कौन क्या कर लेगा? जो है ही नहीं, हवाई बातें दूर है, कोई ये पूछ ही नहीं रहा कि भाई पेट्रोल का इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में तो बात की है ना सैम पित्रोदा ने। अरे भैया, की है तो की है। अब ठीक है, सैम पित्रोदा कौन है आप बताइए? सैम पित्रोदा वो एक व्यक्ति ओवरसीज का जी बिल्कुल चेयरमैन है। इसके अलावा भैया 100 से ज्यादा पेटेंट, एक जबरदस्त इंजीनियर, एक अर्थशास्त्री, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक कई सारे रिसर्च उस व्यक्ति ने की। उसका जबरदस्त प्रोफाइल है। अब आके आप राजनीति में बात करोगे, राजनीति को समझोगे नहीं, लोगों की मानसिकता को नहीं समझोगे, अपने ओपोनेंट्स को नहीं समझोगे, तो फिर फंसोगे। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो सैम पित्रोदा 100 से अधिक तो पेटेंट हैं पर्सनल सैम पित्रोदा के, अपने खुद के। तो सोचिए, वो व्यक्ति है, वो जबरदस्त इंजीनियर है। तो जरूरी नहीं है ना कि आप एक जगह फोटे आपके पास है तो आपके पास सब फील्ड्स में आ जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं, हर जगह पे पाँव मत डालिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाई। बीजेपी स्मार्ट है, हड़प लिया, पीएम ने हड़प लिया, बीजेपी ने मुद्दे को हड़प लिया, बैकफुट पर ला दिया कांग्रेस को, जो फर्स्ट फेज के बाद यहीं पर बैठकर आप और हम बात कर रहे थे कि चुनाव बदल गया, आप और हम बात कर रहे थे कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस कम हुआ, आप और हम बात कर रहे थे कि अब अचानक से देखिए घबराहट पैदा हुई। अब अचानक से आप देखिए कि वो हम जो एक तरफा चुनाव की बात कर रहे थे कि यार ये मजा ही नहीं आ रहा है इस वक्त, तो सीधे क्लियर कट बीजेपी ले जा रही है। हमने अचानक से बात करनी शुरू कर दी थी कि नहीं, कांग्रेस रेस में आ गई है। तो एकदम से कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। तो फर्क तो पड़ा, फायदा तो बीजेपी ने जरूर उठाया। लेकिन फायदा या नुकसान? क्योंकि जिस तरीके से मंगलसूत्र का बार बार जिक्र किया गया, आपकी संपत्ति लूट ली जाएगी, बार बार बोला गया। प्रियंका गांधी का बयान सुना आपने? बहुत सधे हुए अंदाज में, बहुत ही इमोशनली कनेक्ट उन्होंने करने की कोशिश की है कि मेरी माँ ने तो आपके ऊपर अपना मंगलसूत्र वार दिया, हम वही आपसे कह रहे हैं, कुर्बान कर दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाई। इंदिरा गांधी की मौत हुई, राजीव गांधी की मौत हुई, दोनों कांग्रेसी उन दोनों को शहीद कहते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए दोनों की हत्याएं हुई। उसका भावनात्मक परिणाम हमें देखने को भी मिला। 400 पार कांग्रेस ने किया, जो आज नारा बीजेपी लगा रही है राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव में। लेकिन उसका एक दुखद पहलू वो भी हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। सिख विरोधी जो दंगे हुए वो भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि राजनीतिज्ञ, राजनेता जो होते हैं वो इंटरव्यू में आपको हमें सिखाया जाता है ना कि जिस चीज़ में आप स्ट्रांग है, जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है, इंटरव्यूअर को इंटरव्यू देने आपको जाए, आपसे कुछ भी पूछा जाए, आप घुमा फिरा कर अपने सब्जेक्ट पर आ जाइए, ताकि आप क्योंकि आपका फोटे है, ताकि वो आपके फोटे है, आप ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख सकें, बता सकें, आप इम्प्रेस कर सकें। तो यही तो कर रहे हैं। बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा मिल गया, बीजेपी ने एकदम बाजी पलट के रख दी। हालांकि लेकिन क्या लोगों को ऐसा लग रहा है? लोग हंस रहे हैं, लोग थोड़ा सा मजाक भी बना रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री कोई कैसे किसी का मंगलसूत्र छीन लेगा। और फिर भाई 50 साल का उन्होंने जिक्र किया कि 50 साल से ज्यादा हमारी सरकार है, हमने कब छीन लिया भाई? 55 साल कहा कि भाई किसने छीन लिया मंगलसूत्र, किसने सोना छीन लिया आपका, किसने क्या छीन लिया। लेकिन आप देखिए, ये वार पलटवार है नेताओं का। लेकिन आप ये मत भूलिए कि
कांग्रेस के घोषणा पत्र में और सैम पित्रोदा ने जो कहा है वो यही कहा है ना कि भाई विरासत पर आप मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारी देश की दौलत है। और सर डिस्पैरिटी तो नहीं होनी चाहिए ना, अच्छे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है वही ना। तो हम कह रहे हैं। अगर आप इसको वाइजली सोचें, मतलब किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा, कैसे परेशान किया जाएगा, बिल्कुल, डिफरेंट बात है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये सिर्फ कांग्रेस या सैम पित्रोदा या तो ये समझाते कि भाई हम इतने % और इन लोगों को और इतने इतने हज़ार लाख या इतने करोड़ों से ज़्यादा की संपत्ति या इतने घरों से ज़्यादा, इतनी कार से ज़्यादा वाले लोगों पर ही ये सर्वे होगा, उन्हीं पर टैक्स लगाया जाएगा। अब तो आम आदमी को लग रहा है, अब तो हमारे देश में आम आदमी के भी एक घर में वो रहता है, एक घर और बना लेता है कि बच्चों के काम आएगा, ज़मीन खरीद लेता है कि बिटिया की शादी में काम आएगी तब बेच देंगे, तो उसे भी डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो भैया कि आप जिस घर में रह रहे हो रहो आराम से, दूसरा घर क्यों लिया, वो सरकार ले ले आपसे। लेकिन मुझे आप बताइए, लोगों ने क्या सीरियसली लिया है इस बयान को? लोगों को ये डर वाकई में है या फिर लग रहा है कि बहुत हवाई बात है? कौन सुन रहा है सैम की बातें? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये आपको लग सकता है, हमें लग सकता है। हाँ, मंगलसूत्र वाले बयान पर थोड़ा सा बीजेपी से लोग और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, वहाँ लोगों को लग रहा है कि अरे आप प्रधानमंत्री, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं आप? तो वहाँ लोगों को भले ही लग रहा है, लेकिन ये विरासत टैक्स पर तो लोगों को लग रहा है यार, क्योंकि आप भले ही कहें कि मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास देश की सारी दौलत है, लेकिन हर अब आप ढेर सारी तो सोशल projection- स्टडीज कहती है ना सर, जब आप डिस्पैरिटी बढ़ती है, जब असमानता बहुत ज़्यादा खाई की तरह बढ़ती चली जाती है, तो आप चाहे जितना भी प्रोटेक्शन के साथ चलें, वहाँ लूटमार भी होगी, मारकाट भी होगी, छीना झपटी भी होने लगेंगी और वहाँ पे क्रांति आती है। क्योंकि एक इंसान पूरी तरह से भूखा है और आप अपने कुत्तों को केक खिला रहे हैं, तो लोगों में फिर वो रोष बढ़ता चला जाता है। भारत में स्थिति ऐसी नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। और अगर वाइजली बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें और बेहतर की जा सकती हैं, ये बात भी सच है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने एक बौद्धिक बहस यहाँ पर छेड़ दी है जो हमारे देश में बहुत कम होती है। स्टडीज़ पर, रिसर्च पर, वर्ल्ड स्टडीज़ पर, एनवायरनमेंट पर, पॉपुलेशन पर, क्लाइमेट चेंज पर हाँ। हम लोग बात नहीं करते। हम लोगों पानी कम हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा है कि बर्फ पिघल रही है, हिमालय मतलब वहाँ पे इतना ग्लेशियर लेक्स बनती जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन होता क्या है शशि मैम, देखिए आप ये बात से हम बोल रहे हैं ना कि बड़ी इंटेलेक्ट बातें हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कार्बन एमिशन, हम सब जानते हैं कि एसी और जो गाड़ियां हैं पेट्रोल से कितना पोल्यूशन होता है। लेकिन आपके घर में अगर 4 कमरे हैं शशि मैम, तो आपने चारों में एसी लगाया है। आप एक बिल्डिंग में रहती हैं, उस बिल्डिंग में अगर 500 फ्लैट्स हैं तो 1000 एसी, 1500, 2000 एसी लगे हुए हैं। तो आप देखिए ये सब, ये ड्राइंग रूम में बैठकर, स्टूडियोज में बैठकर चर्चा करने के लिए बातें बहुत अच्छी लगती हैं, धरातल पर इनका कोई मतलब नहीं होता। आई एम सो सॉरी, माफी, ये बहुत बहुत गंभीर बात हम, लेकिन कड़वी सच्चाई कह रहे हैं, है ना। अगर इतना ही होता तो मैं अपने घर में एसी नहीं लगाता, आप अपने घर में एसी नहीं लगाते। अगर इतना ही होता तो मैं डीजल की कार नहीं लेता। अगर इतना ही होता तो मैं 2 कारें अपने घर में या आप 3 कारें अपने घर में नहीं रखती। सब करते हैं ना। तो अगर इतना ही होता तो आज पराली इतना बोलने के बाद भी नहीं जलाई जाती। ये सब कहने की बातें हैं। अगर इतना ही होता तो ये बड़े बड़े कंक्रीट के जंगल जहां आप रहती हैं, बिल्कुल कंक्रीट जंगल नहीं बनता। और जहाँ वो डिस्पैरिटी की आपने बात की कि मार काट हो जाएगी, हैव्स एंड हैव नॉट्स, याद कीजिए हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। और अगर ऐसा ही होगा कि कुछ लोगों के हाथ में ही सारी धन दौलत चली जाएगी, तो वो तो अभी भी हो रहा है। वो डिस्ट्रेस और डिस्ट्रेस्ड और वो तनाव तो अभी भी है। आप याद कीजिए नोएडा में, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के बीच में परथला और एक वो गांव जहां पर बहुत दिन तक एजिटेशन चलता रहा। किसानों ने ये आरोप लगाया कि आपने हमारी ज़मीन हमसे सस्ते में ले ली और वो महंगी ज़मीन बेच दी। अब किसान को ये लगता है कि आपने, फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपए की मेरी ज़मीन ली, एग्जांपल के तौर पर हम बोल रहे हैं, 1 लाख रुपए की ज़मीन ली बिल्डर ने और उस ज़मीन पर 100 फ्लैट बना दिए और एक फ्लैट 1 लाख रुपए का बेच दिया, 100 लाख। तो किसान बोलता है, ठगा हुआ महसूस करता है कि आपने तो मुझे लूट लिया। यही बात अथॉरिटीज के साथ होती है। एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, इसमें करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है जो अथॉरिटी मिलकर करती है बिल्डर्स के साथ। मैं एक और चीज़ जो ऐड करना चाहती हूँ वो ये कि जो आप कह रहे हैं ना कि आपने कंस्ट्रक्शन के लिए ढेर सारे हज़ारों पेड़ काट डाले, पेपर्स में आपने प्लांटेशन किया लेकिन कोई प्लांटेशन नहीं किया जो होना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात,
आप लगातार मैं क्या बात कर रही थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, आपने कहा कि आप क्योंकि मेरी ज़मीन ले रहे हैं, मतलब किसानों की आप ज़मीन ले रहे हैं, तो बाकी के एरिया को भी आप डेवलप करेंगे, वहाँ जो स्कूल होगा उनका उसमें कुछ परसेंटेज उनके बच्चों की एडमिशन की होगी, क्योंकि एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा माहौल उनको मिले, वहाँ एक कॉमन पार्क बना दिया जाएगा उनके लिए, वहाँ रोड अच्छी कर दी जाएगी। लेकिन आप कहीं पर भी चले जाइए जहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं और आसपास गाँव हैं, गाँव को स्लम बना दिया गया है, बड़ी बड़ी दीवारें खींच दी गई हैं, गंदा पानी उस गाँव में जा रहा है, कोई रोड नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। प्रॉमिसेस किए गए हैं लेकिन वादों को पूरी तरह निभाया नहीं गया, क्योंकि 1 लाख रुपए की जो आपने ज़मीन किसान से खरीदी है वो तो खरीदी है, आपने बाकी की चीज़ों के लिए भी प्रॉमिसेस किए हैं जो बाद में आपने स्लम बना के छोड़ हम दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शशि मैम, हम यही बात करने चाह रहे थे। तो इसी वजह से उन गांव वालों को, वो गांव वाले आपकी बिल्डिंग को देख देख कर किलसते हैं जी, उन्हें गुस्सा आता है कि हमें लूट लिया गया। अब उन बिल्डिंग में रहे आप और मैं, जो फ्लैट लेके जो इंस्टॉलमेंट पे 25 साल तक पैसा भरेंगे, EMI देंगे, 25 साल तक इंस्टॉलमेंट पे हमने फ्लैट लेके रह रहे हैं, हमसे वो दुश्मनी निकालना शुरू करते हैं। क्योंकि आप नौकरी करते हैं, आपने गाड़ी भी इंस्टॉलमेंट पे ले लिया, आपने फ्लैट भी इंस्टॉलमेंट पे ले लिया, आपका लाइफस्टाइल भी थोड़ा ठीक ठाक लगने लगा, बल्कि हो सकता है आपसे कहीं ज़्यादा वो गांव वाले कमाते हों। बिल्कुल, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, देश के अन्य गाँवों की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ इससे क्लैरिटी रखिएगा, क्योंकि यहाँ मुआवजा मिला है, गाँव वालों के पास बहुत पैसा आया है, खेती बाड़ी इनकी अच्छी है। और यहाँ के जो गाँव वाले हैं, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ये जिस इलाके में हम रहते हैं नोएडा की, यहाँ बड़े धनाढ्य हैं, बड़ा पैसा वैसा मिला। और इसके बारे में एक दिन हम इस पे शो करेंगे कि कैसे जब मुआवजे के पैसे मिले हैं ना लोगों को, तो कैसे उन पैसों को इस्तेमाल किया गया है, बड़ी बड़ी कार्स, यहाँ तक कि घोड़े भी खरीदे गए उन पैसों से। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। लेकिन उनके मन में ये बात तो आ गई ना, वही मैं उस इलाके का नाम भूल रहा हूँ, वहीं पर आप समझ गए होंगे सारे, ग्रेटर नोएडा में बहुत लंबा एजुटेशन चला था, काफ़ी प्रशासन और गांव वालों ने धरने पे बैठ गए थे, बिल्डर्स को बनाने नहीं दिया था, फिर उन्हें बढ़ाकर मुआवजा दिया गया, तब जाके वहाँ पर काम शुरू हुआ। एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा के वहीं पर कोई गाँव है, बिसरक नहीं, बिसरक तो अलग। खैर, तो उन लोगों में ये जो बात आप कह रही थी ना, असमानता वाली, तो वो तो अभी भी नहीं, हमारे देश में वैसी स्थिति नहीं है जैसे आप बता रही थी, लूट मार वाली और ये वो। लेकिन वो रोष, आक्रोश तो अभी भी है कि हमें लूट लिया गया। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर से छोटा सा जवाब मैं चाहूँगी आपसे, क्या इन तमाम मुद्दों का, जैसे आप समझ रहे हैं कि चीज़ें कुछ और हो रही थी, सुगबुगाहटें कुछ और थी, और एकदम से ना ऐसे माचिस की तीली लगाने की कोशिश हुई है, और बयान जिस तरीके से दिए जा रहे हैं, कैसे बदलेगा? या फिर लोग समझ लेंगे कि तीली लगाई गई? नहीं, बदल तो गया, देखिए बदला तो है भाई। एक जहाँ एक चुनाव, पहले आप और हम ही ये बात कर रहे थे कि इस बार तो एक तरफा लग रहा है, कुछ मजा नहीं, बहुत ही म्यूट मोड पे शांत चल रहा था कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा लोगों को। हम लोग ये बात कर रहे थे इस बार साइलेंट वोट है। रिपोर्टिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा था, एंकरिंग करने में भी आपको लग रहा था कि अरे अब कैसे एनालिसिस करें, सीधे लग रहा है। कैंडिडेट्स में भी लग रहा था, जैसे दिल्ली का चुनाव, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार आया तो इंटरेस्टिंग हुआ। अब कल कन्नौज से अखिलेश यादव पर्चा भर रहे हैं तो इंटरेस्ट हो रहा है। तो अब उधर चिराग पासवान को 5 सीटें मिली, वो अपनी सीट से ना लड़के उन्होंने अपनी जीजा को वहाँ से उतार दिया। तो बहुत सारी इस तरह की, कंगना रनौत आ गई, हेमा मालिनी आ गई, अरुण गोविल आ गए, हेमा मालिनी तो पहले से, अरुण गोविल आ गए। तो कहीं एक्साइटमेंट था, कहीं ये सब था मामला। लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक तरफा जाएगा, लेकिन अब तो एक तरफा नहीं जा रहा है। चैलेंजेस हैं और जनता सब समझती है, इतना तो मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मंगलसूत्र पे भले ही जनता को लग रहा हो थोड़ा सा कि यार ये तो ठीक बात नहीं है, लेकिन हाँ, विरासत पर चोट और टैक्स पर वाकई लोगों को लग रहा है। देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही है, आप कह सकते हैं कि दूसरे मुद्दों की तरह लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ तो जरूरी थोड़ी है जिसके पास 1 घर है 2 घर है वो भी लगेगा कि यार मेरी विरासत, जिसके दादाजी ने गहने, आप तो लड़की हैं, समझती हैं बहुत अच्छी, कि हमारे देश में रिवाज है कि सदियों से पर दादी पर नानी के गहने उनकी बहू को चढ़ते आए। तो आपको डर तो लगेगा ना यार कि मेरे गहने ना छीन लें, ऐसा होना जाना कुछ भी नहीं है। बट अगर चुनाव में ऐसी बात आ गई तो उसका असर भी तो पड़ जाएगा। 1-2% वोट भी इधर उधर हो गया तो पंगा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सही टाइम से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना समय हमारे लिए निकालने के लिए। एक बार फिर से हम कल हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।